हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सबका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मैं हूँ अनुज काम्बोज, जो आपके लिए फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। अब सामने तो मैं आपके वैसे नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुन रही है। तो चलिए, आज आपका टाइम वेस्ट न करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये आपके हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से है। ठीक है। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में आपको क्वेश्चन में ही मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा। देखिए, जैसे आपके पास ये दो माध्यम है। ऊपर वायु कह लिया हमने, और नीचे कुछ भी ले सकते हैं आप, हमने कांच मान लिया। बस ये ध्यान रखना, दो माध्यम है। यह आपकी कोई भी किरण इस पर आपतित होगी। ठीक। आपतित होने के बाद वो अपवर्तित भी होगी और परावर्तित भी होगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आपतित प्रकाश की, यानी कि आपतित जो प्रकाश है, आपतित किरण, यह आपकी क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है। और यह है आपका अपवर्तित। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि इसकी आवृत्ति क्या हो, न्यू हो, चाल अगर वायु ले रखी है तो आप सी कह लीजिए, चाल सी हो, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति भी न्यू रहेगी, चाल भी सी ही रहेगी, और तरंग दैर्ध्य भी लैम्डा ही रहेगी। ठीक है। लेकिन अपवर्तित प्रकाश में जो आवृत्ति है, आवृत्ति तो न्यू ही रहेगी, लेकिन इसकी जो चाल है वो बदल जाएगी। ठीक है। और तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगी। अब प्रश्न बनता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन परिवर्तित नहीं होता। तो कौन परिवर्तित नहीं होता, आवृत्ति। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका ये है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में कि कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, तो ये वाली आवृत्ति। वरना आपकी तरंग दैर्ध्य भी, चाल भी और ऊर्जा भी, सभी चीजें बदल जाती है। आपको दो सूत्र याद रखने हैं। पहला सूत्र आपके लिए है चाल का, v बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, और दूसरा सूत्र होता है आपका आवृत्ति। थोड़ा v और न्यू सेम सेम से होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है न्यू बराबर होगा आपका, वेग में मैं थोड़ा इधर कर दूंगा, और ये बिल्कुल सीधा। ये फिर आपका जो है v बराबर c अपॉन लैम्डा नहीं, c अपॉन n है। ये n होता है आपका अपवर्तनांक, ये होगा c अपॉन लैम्डा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अब। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अब देखकर थोड़ा अच्छा सा लगेगा। इसमें कह रहा है कि 6000 तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, यानी कि वायु में उसकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है। अगर वायु में तरंग दैर्ध्य कितनी हो, यह है आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अपवर्तनांक आपके पास, अपवर्तनांक n बराबर कितना है आपके पास, 1.5 है। अब आपको ज्ञात करना है परावर्तित प्रकाश में, एक तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, एक आवृत्ति ज्ञात करनी है, और एक चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले परावर्तित प्रकाश लेते हैं। परावर्तित प्रकाश में
अब परावर्तित प्रकाश में तरंग दैर्ध्य आपकी लैम्डा ही रहेगी, मतलब तरंग दैर्ध्य लैम्डा ए ही रहेगी, कितनी 6000, पहली बात। उसके बाद आपको ज्ञात करना है आवृत्ति, आवृत्ति न्यू होगी, और आप कैसे ज्ञात करोगे आवृत्ति, आवृत्ति न्यू बराबर होगा सी अपॉन, आवृत्ति आपकी है, आपका सूत्र है सी अपॉन लैम्डा। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ और तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है 6000, मतलब 6 × 10⁻⁷। तो ये काट कर आपकी जो आवृत्ति आ जाएगी वो आएगी 6×5 = 30, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब आपको और क्या दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है चाल। तो चाल आपकी क्या होगी, प्रकाश की चाल होती है सी, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें और क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसमें अपवर्तित प्रकाश में। तो अपवर्तित प्रकाश में क्या होगा, अपवर्तित किरण के लिए, अपवर्तित प्रकाश के लिए आपकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाएगी, और तरंग दैर्ध्य होगी क्या, लैम्डा बराबर, कांच में लैम्डा बराबर लैम्डा ए अपॉन एन। ये आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम है, एन की वैल्यू 1.5 है, कट कर कितना बच जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद आपकी आवृत्ति, आप जानते हैं परावर्तित प्रकाश की जितनी होगी, आपतित प्रकाश की जितनी होगी उतनी ही होगी आपकी अपवर्तित की। तो अपवर्तित की कितनी थी आपके पास, 5 × 10⁻14, और इसमें आपको चाल ज्ञात करनी है। चाल आपकी क्या होगी, Vg = सी अपॉन एन। सी आपकी 3 × 10⁸, और एन 1.5 है, तो 1.5 से आप काट दीजिए, ये होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो प्रकाश के वैतीकरण से संबंधित है। तो प्रकाश के वैतीकरण में आपको कुछ सूत्र याद रखने हैं, जैसे पहला फॉर्मूला आपका है परिणामी आयाम, और परिणामी आयाम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a बराबर √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos थीटा। यहाँ आप स्मॉल भी रख सकते हो, स्मॉल a1 a2। अब इसमें आपके दो बात होती है, एक परिणामी आयाम, परिणामी आयाम मतलब एक तो मैक्सिमम होता है ए मैक्सिमम, और एक ए मिनिमम। तो जो अधिकतम आयाम होता है आपका ए मैक्सिमम वो होता है a1 + a2, और मिनिमम होता है a1 - a2। ये होता है आपका थीटा बराबर, अब आपका सूत्र बनाना है यहाँ पर, तो आपका 0 डिग्री। ठीक है, और ये होता है थीटा बराबर 180 पर। ठीक है, दूसरा सूत्र आपका कहाँ का है, वो है परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता का जो सूत्र होता है I बराबर, वो होता है √I1
प्लस ये कह दीजिए अंडर रूट हटा दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 2 अंडर रूट I2 इंटू कोस थीटा। अब यहाँ बिल्कुल वही है कि आपका जो आई मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम वो क्या होगा, वो होगा आपके पास I1 का अंडर रूट प्लस I2 का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार आपके पास होगा आई मिनिमम, ये होगा आपके पास अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अधिकतम क्वेश्चनों में वो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात पूछता है। अब उसके लिए वो आपको दे सकता है तीव्रताओं का अनुपात भी और इसके आयामों का अनुपात भी। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आपको ध्यान रखना है जो उनका अनुपात होगा वो I1 का अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट बटे अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये तो है आपका तीव्रताओं में। आयाम में A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो I होता है वो K इंटू ए स्क्वायर। के क्या है आपका, नियतांक यानी कि कांस्टेंट। तीसरा फॉर्मूला आपका है जो आपकी केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी, दीप्त फ्रिंज की दूरी वो होगी एक्स एम बराबर एम इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बिल्कुल सेम अदीप्त के लिए बात कर सकते हैं, वो होगी एक्स एम बराबर एम माइनस 1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है ना। एक आपको याद रखना है इसमें फॉर्मूला, फ्रिंज चौड़ाई W बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब मैं आपको एक बात पहले ही यहाँ पर बता दूँ, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो है आपका यही है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से आपका एक 3 नंबर या 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल पक्का आएगा। एक आपको छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, मान लिया अगर मैं ये कहूँ कि वायु में जो दीप्त वायु में जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो W है, तो किसी भी n अपूर्णांक वाले माध्यम में जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी W डैश वो हो जाएगी W अपॉन n। और यदि उसका अपूर्णांक n हो तब। ठीक है ना। ये कब है, जब हम पूरे के पूरे समायोजन को किसी भी द्रव में डुबो देंगे जिसका अपूर्णांक n हो, तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, वो हो जाएगी W डैश बराबर W अपॉन n। तो इस पर आधारित अब क्वेश्चन करते हैं और इसमें आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पर आधारित क्वेश्चन है सभी। तो देखते हैं आपके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह है, इसमें आपको क्या दिया गया है
कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। मतलब I1 अनुपात I2 दे रखा है 9:1। मतलब अगर मैं यह कहूँ कि I1 आपका 9I है, तो आपका जो I2 होगा वो 1I हो जाएगा, यानी कि I। ठीक है ना। इसने कहा कि यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती है तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अब अभी आपको हमने सूत्र बताया है, तो उसमें रखते हैं आपका जो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम था, वो क्या था। अगर तीव्रताएं दे रखी है तो √I1 प्लस √I2 और बटे √I1 माइनस √I2। ठीक है ना। तो I1 की वैल्यू 9I प्लस √I, नीचे 9I और √I। ठीक है ना, होल स्क्वायर बन चुका है। अब आप जानते हैं कि √I आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लोगे तो यहाँ √9 और प्लस में √1 बचेगा। सेम बिल्कुल नीचे भी ऐसे ही होगा। और इसका होल वर्क यह आपका कट चुका है। 9 का वर्गमूल होता है 3, 1 का होता है 1 ही। 3 और 1, 3 1 4 बटे 2, ये आपके 2 बटे 1 का वर्ग, यानी कि 4 बटे 1। तो आपके पास जो I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम है वो है 4:1। इस प्रकार आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है आपको कि यंग के द्विशीट प्रयोग में दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी। अब जो कला संबंध स्रोत होंगे उनके जो बीच की दूरी कितनी है, 2 मिमी। मतलब आपको स्लिटों के बीच की दूरी दी गई है स्मॉल डी, वो है आपके पास 2 मिमी। अब यहाँ जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मात्रकों को सही फॉर्म में चेंज करना है। मिमी का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। एवं पर्दे की दूरी होती है डी कैपिटल 1.5 मीटर, यानी कि आपकी स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है। और ये तरंग दैर्घ्य दे रखी है आपको लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप बदल लीजिए मीटर में। 1 मीटर में 10⁻10 मीटर। 1 2 3 0 से 3 घात कट जाएंगे, तो 6 गुना 10⁻7 मीटर हो जाएगा। अब इसने कहा कि एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो तो केंद्र से तीसरी अदीप्त खींचे। तो तीसरी कहाँ है, और तीसरी के लिए आपके पास m बराबर गिनती में 3 हो चुका है क्योंकि तीसरी। और अदीप्त कहाँ है, तो सूत्र आपको अदीप्त का लगाना है। अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, x बराबर m-1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मान रखिए m की वैल्यू 3 -1/2 लैम्डा 6 गुना 10⁻7 कैपिटल डी 1.5 और स्मॉल डी आपके पास 2 गुना 10⁻3। तो ये आपके कट गया 2 दिए 6।
दो दिए 6 में से गया 5/2, और ये 1.5 और 3 15 दिए 45, ये 4.5, 10⁻⁻7 से 10⁻³ कट कर 10⁻⁻4 गुना कर दीजिए। 5 चौक पंजे पंजे 25 का 5, ऐसे लग गए 2, 5 चौक 20, 2 22, 22.5/2 गुना 10⁻⁻4। क्या करेंगे अब? 2 से भाग 11.25 गुना 10⁻⁻4। ठीक है, तो x बराबर पॉइंट इधर किसका हो गया, एक घात कम 1.125 गुना 10⁻³ मीटर, और इसे आप लिख सकते हो मिमी, 1.125 मिमी। अगर आवश्यकता पड़ रही है ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि आपके पास 9i, मतलब i1 आपके पास दे रखा है 9i, और दूसरी तरफ की तीव्रता दे रखी है 4i। परिणामी तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, लेकिन कंडीशन है कि पहले एक कला संबंध स्रोत हो और दूसरा आपके जो दोनों स्रोत है कला असंबंध हो। तो कला संबंध के लिए अब यदि कला संबंध होंगे तो थीटा की वैल्यू आपके होगी 0 डिग्री। ये आपको याद रखना है। सूत्र आपका परिणामी तीव्रता का होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस थीटा। मान रख दीजिए 9i प्लस I 2 इंटू 9i और इंटू ये आपका 4i है, 4i और इंटू कोस 0 डिग्री, 9 4 13i प्लस अंडर रूट आई और 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2 और ये आपका i और इसकी वैल्यू 1, तो 13i प्लस 2 दूनी 4 दिए 12i बराबर 25i। ठीक है, सेकंड कला असंबद्ध के लिए। अब कला असंबद्ध हो गए तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस थीटा। ये 9i प्लस 4i 2 अंडर रूट 9i गुना 4i और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ये 9 4 13i 9 चौक 36i स्क्वायर और ये 0। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 13i। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर, यानी कि आपके पास तरंग दैर्ध्य जो लैम्बडा दे रखी है वो दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 और एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करोगे 10⁻10 मीटर, मतलब 3 जीरो से 3 घात कट जाएंगे तो 4 गुना 10⁻7 मीटर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, 2 मीटर दूरी पर
स्थित पर्दे पर, यानी कि पर्दे की दूरी जो है कैपिटल टी वो 2 मीटर दे रखी है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब कौन सी फ्रिंज है, दीप्त, और कितनी, 0.6 mm। तो 0.6 mm को आप चेंज कर लीजिए मीटर में, 10⁻³ मीटर, ये W1 कह लीजिए। अब यदि पूरा उपकरण 1.5 अपूर्णांक के दरों में डुबो दिया जाए, यानी कि आपको n की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन को यंग के प्रयोग में। चलिए, अब यदि आप पूरा उपकरण किस में डुबो दोगे, दरों में, और कितना पूर्णांक है, इतना, तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए, अब आप जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दी हुई है, कौन सी फ्रिंज की, दीप्त फ्रिंज की। और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आप जानते हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र क्या होता है। अब W बराबर जो आपका चौड़ाई का सूत्र होता है, W बराबर लैम्डा d/स्मॉल d होता है, ठीक है ना, क्या होता है। तो अब आप जानते हैं कि आपका एक फॉर्मूला होता है, n बराबर λ/λL। अगर आप किसी द्रव में डुबो रहे हैं तो यहाँ से आपके पास जो लैम्डा ए आ जाएगा वो कितना बन जाएगा। अब यदि मैं सिंपल सी बात ये करूँ कि मैं लिक्विड में निकाल रहा हूँ, तो लिक्विड में क्या होगी, WL इज इक्वल टू λL d/स्मॉल d। तो WL λL की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, λA/n इंटू d/स्मॉल d, मतलब कहने का 1/n λA/d/स्मॉल d। और ये किसका फॉर्मूला होता है, चौड़ाई का, मतलब 1/n इंटू W1। तो W1 ये तो 1.5 और ये कितना है 0.6 मिमी। तो इस हिसाब से 10⁻³ 15 चौक 60, तो कितना बैठ जाएगा 0.04 मिलीमीटर, ठीक है। तो लगभग कितनी होगी, 15 चौक 60, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पर आएगी 0.4 मिलीमीटर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है, इस एक क्वेश्चन में लगभग आप सभी चीज़ों को निकाल लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, यंग के द्विशील प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया गया है। यानी कि आपके पास दो तरंग दैर्ध्य दे रखी है, एक तो λ1 6000 एंगस्ट्रॉम और एक दे रखी है आपको λ2 5000 एंगस्ट्रॉम। यदि इसे आप चेंज भी करो तो 6 × 10⁻⁷ मीटर होगा, और ये आपका 5000 × 10⁻⁷ मीटर होगा। उसके बाद आपको क्या कहा है कि स्लिटों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल d वो दे रखी है 1 मिमी, मीटर में चेंज करोगे तो 1 × 10⁻³ मीटर, और पर्दे के बीच की दूरी दे रखी है आपको 1 मीटर। तो ज्ञात करना है सबसे पहले केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अद्वितीय फ्रिंज की दूरी, फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा है आपको
द्वितीय। अब द्वितीय का मतलब आप जानते हो, यानी कि दूसरे नंबर की, तो m बराबर 2। और किसकी बात कर रहा है? अद्वितीय फ्रिंज की। तो अद्वितीय फ्रिंज के लिए क्या होगा? सूत्र आप जानते हैं, x बराबर m-1/2 लैम्डा टी अपॉन स्मॉल डी। और निकालिए, इसकी वैल्यू आपकी 2 है, लैम्डा की वैल्यू आपकी, और ये 6000 के लिए कह रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितना रखोगे? 6 गुना 10⁻⁷। डी 1 है और स्मॉल डी आपका 1 गुना 10⁻³ है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3/2, और ये 6 गुना 10⁻³ ऊपर जाकर प्लस 7 में से 3 कट जाएंगे, तो 10⁻⁴ बचेंगे। 2 दिए 6 और 3 दिए 9, तो 9 गुना 10⁻⁴ बच रहा है। एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये कितना बन गया है? 9 गुना 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसे आप मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। पॉइंट जब इधर खिसकाओगे तो ये 0.9 गुना 10⁻³ और ये बन जाएगा आपका मिलीमीटर। 0.09 मिलीमीटर बन जाएगा। इससे नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। उसमें क्या कहा है आपको? उसमें कहा गया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, तो अब कैसे ज्ञात करोगे आप? तृतीय की बात की है, तृतीय का मतलब m की वैल्यू 3, और दीप्त फ्रिंज की बात की है। दीप्त फ्रिंज के लिए आप सूत्र जानते हैं, क्या होगा? x बराबर m इंटू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। m की वैल्यू कितनी है? 3 है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5000 है, यानी कि 5 गुना 10⁻⁷ है। कैपिटल डी 1 है, और ये आपके पास कितना है? 1 गुना 10⁻³ है। तो 10⁻³ से 7 कटेंगे 4, 5 दिए 15, तो 10⁻⁴ पॉइंट इधर खिसकाओगे 1.5 गुना 10⁻³ मीटर, मतलब 1.5 मिलीमीटर। ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं इसका तीसरा पार्ट। उसमें क्या दे रखा है आपको? उसमें दिया है ये कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती हो। तो संपाती होने के लिए कंडीशन क्या है? संपाती स्थिति के लिए m1 λ1 डी अपॉन स्मॉल डी, m2 λ2 स्मॉल डी। ठीक है ना? ये तो कट चुके हैं, तो m1 अपॉन m2 बराबर λ2 अपॉन λ1। λ2 आपका 5000 एंगस्ट्रॉम है, और ये आपका 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो कट कर कितना बन गया? 5/6।
तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 5वें नंबर की जो दीप्त फ्रिंज है वो भी कितनी तरंग दे रही है, 6000। तो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दे रही है कि 5वीं, और 5000 तरंग दे रही है कि 6वीं दीप्त फ्रिंज संपाति होंगी। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स एम लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब यदि आप m1 लोगे तो लैम्डा वन, m1 कितना है आपके पास 5, लैम्डा वन कितना है 6000, यानी कि 6 गुना 10 की घात -7, और ये 1 और ये 10 की घात -3, 5 छम 30, 10 की घात इससे कटकर 10 की घात -4, एक घात से एक जीरो, यानी कि 3.0 गुना 10 की घात -3 मीटर। तो ये आपके पास x आ जाएगा, ये बन जाएगा मिलीमीटर, 3.0 मिलीमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ध्रुवन चैप्टर से लिया गया है। आप जानते हैं इस चैप्टर में 2 सूत्र होते हैं आपके, एक ब्रूस्टर का नियम और दूसरा मेलस के नियम से। ब्रूस्टर का जो नियम होता है आपका, ब्रूस्टर का नियम, वो जानते हैं कि आपका n बराबर होता है 10 IP, और IP क्या होता है, ध्रुवन कोण। ठीक है, दूसरा आपका होता है मेल्स का नियम। अब आपको मेल्स का नियम याद रखना है, मेल्स का नियम। जैसे आपके एक पोलराइड ये हो गया और एक पोलराइड ये हो गया, इस पर आपका पहले पर अध्रुवित प्रकाश डल रहा है। कैसा, अध्रुवित। अब जब यह इससे निकलेगा तो कैसा होगा, ध्रुवित होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, ध्रुवक है, और ये आपका विश्लेषक है, एनालाइजर, ये पोलराइजर है। अब यदि ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी हो, I0 हो, तो इस विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो I होगी। अगर विश्लेषक पर ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी हो, I0 हो, तो इस विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I होगी। और इन दोनों में जो संबंध होता है, I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा है विश्लेषक की ध्रुवन दिशा और ध्रुवक की ध्रुवन दिशा के बीच कोण। ठीक है ना, बस इसमें यही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो I है वो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। किसकी, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। और I0 क्या है, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया है आपका कि एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवन दिशा से 45 कोण पर गिरता है, यानी कि ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है। एंगल आपको कितना है, 45। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता मतलब I आपतित प्रकाश की तीव्रता से कितनी गुनी होगी, यानी कि आपको I और I0 में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो मेल्स के नियम से, मेल्स के नियम से I बराबर
आई नॉट और स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 39। तो आई नॉट इसकी वैल्यू 1/√2, तो कितना 1/2। तो आई बराबर आपका होगा आई नॉट बाई 2। मतलब अगर देखा जाए तो पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की 1/2 गुनी होगी, मतलब आधी होगी। ठीक, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 50% होगी। दोनों प्रकार से आपके मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। इसमें आपको दे रखा है कि दो पोलराइड ए तथा बी क्रोशित स्थिति में है। क्रोशित का मतलब उनके बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है, ए और बी। ये हम बना लेते हैं, ये ए है आपका और बी है। इनके मध्य एक पोलराइड सी भी रखा गया है जिसकी अक्ष, मतलब दोनों है क्रोशित अवस्था में। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो इस प्रकार है, मतलब ए और बीच के एंगल 90 डिग्री है। इनके मध्य जो पोलराइड सी रखा गया है जिसकी अक्ष पोलराइड ए की अक्ष से कितने पर है 45 डिग्री के, सॉरी ए की अक्ष से 30 डिग्री के झुकाव पर है। चलिए ए पर आपतित प्रकाश अदृश्य प्रकाश की तीव्रता कितनी है इस पर आई है। बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है हम। इस पर आपतित प्रकाश कितना है आई। तो ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यदि अधूरित प्रकाश की तीव्रता आई हो तो पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होगी आई डैश वो इसकी 50% होगी, यानी कि I/2। तो हमारे पास ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किससे सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के लिए आप क्या करोगे, आपके पास ये कितना है I/2 है, ठीक है ना। यानी कि आई डैश आपने क्या रखा है, तो सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब सी से जो निर्गत प्रकाश होगा, क्योंकि I/2 आपका कैसा है ध्रुवित प्रकाश है, तो आप सूत्र लगा दीजिए आई सी में लिख दो यहाँ पर, इसे आप ए कह लीजिए, आसान रहेगा। आइए आई सी क्या होगा IA और कोस स्क्वायर। अब इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है यहाँ पर। तो 30 ये आपका है I/2 और कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। तो I/2 और 3/4 कितना बन चुका है 3I और बटे 8। तो आपके पास है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है। ए पर आपने अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई, ठीक है ना, ठीक है।
अब हम निकालेंगे इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब ये जो था ये वाली अक्ष और ये क्योंकि ये एंगल 30, तो एंगल कितना रह जाएगा 60। इस पर आई सी, तो बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब बी से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी आई बी और आई सी कोस स्क्वायर थीटा, और इसके लिए आप जानते हैं थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो रख दीजिए वैल्यू। आई बी आई सी की वैल्यू 3I/8 कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सॉरी कोस स्क्वायर 60, तो कितना बन जाएगा आपके पास 3I/8 कोस स्क्वायर 60। अब कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, 8 चौक 32, तो 3I/32, यानी कि आपके पास जो बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो होगी 3I/32। तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छे से आपके समझ में आ रहे होंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, आप जानते ही है। तो अब सभी बच्चों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।